और शुरुआत करेंगे कानपुर से बड़ी खबर की जानिब, जहां यतीम खाना चौराहे पर हुए तशद्दुद के मामले से जुड़ी ये खबर है। MIM यूथ डिस्ट्रिक्ट सदर समेत 31 नामजद के खिलाफ केस जो है वो दर्ज किया गया है। 1200 नामालूम अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और एहतजाज की आड़ में सरकारी कामकाज में रखना डालने का इल्ज़ाम है। पुरअमन माहौल में रखना डालने के इल्ज़ाम में ये केस दर्ज किया गया है। कर्नलगंज थाने में इस सिलसिले में रिपोर्ट भी दर्ज की गई है। तो कानपुर से बड़ी खबर, यतीम खाना चौराहे पर हुए तशद्दुद के मामले से जुड़ी हुई है। MIM यूथ डिस्ट्रिक्ट सदर समेत 31 नामजद के खिलाफ केस दर्ज है। उसके अलावा 1200 नामालूम अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी संदीप सविता का। संदीप, केस दर्ज हुआ है, क्या कुछ तफसीलात? मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से 21 तारीख यानी शनिवार के दिन यतीम खाने चौराहे से आगे कायस्थ चौराहा है, वहां पर जो कर्नलगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां पर 31 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है कर्नलगंज थाने में। और MIM के यूथ जिला अध्यक्ष पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है कि सरकारी काम में बाधा के साथ पथराव और शांति भंग करने का मुकदमा दर्ज हुआ है। और जिसके लिए 1200 ऐसे लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है जो अज्ञात है, जिन्होंने वहां पर माहौल खराब करने की कोशिश की। संदीप, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार वहां पर सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए जा रहे हैं, आज की क्या कुछ सूरत हाल? आज की सूरत हाल की बात की जाए हिना जी, तो यहाँ पर अब पिछले 2 दिनों से शांति का माहौल है, क्योंकि RAF, PSC और पुलिस का भारी तादाद में जो है डिप्लॉयमेंट किया गया है। उसके अलावा पुलिस ने जब दबी देने की कोशिश की तो वहां पर पुलिस फिलहाल घुस नहीं पाई, लेकिन उसके बाद कल महिलाओं ने यतीम खाने चौराहे पर सैकड़ों की तादाद में जुलूस निकाला और ये विरोध किया कि पुलिस निर्दोषों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। इसलिए DM को ज्ञापन भी दिया और कई घंटे वहां पर महिलाएं धरने पर बैठी रही यतीम खाने चौराहे पर। जी संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। और बुलंदशहर से एक और अहम खबर, जहां 4 दिन बाद इंटरनेट खदमात बहाल की गई हैं। शहर में अफरा तफरी के बाद पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार की नौजवानों से खास अपील है कि इश्तियाल अंगेज कोई भी पोस्ट न की जाए, साथ ही तशद्दुद की वीडियो भी वायरल न की जाए। तो बुलंदशहर से बेहद अहम खबर, जहां 4 दिन बाद इंटरनेट खदमात बहाल हुई हैं। और चलिए इस वक्त बुलंदशहर में क्या कुछ हालात हैं, वहां का जायजा लेंगे हमारे साथी अली शरर के साथ। अली शरर, आपसे जानना चाहेंगे, बुलंदशहर से बड़ी खबर, इंटरनेट की जो सर्विसेज हैं वो फिर से बहाल की गई हैं, लेकिन इस सब के बीच अमन की भी अपील की जा रही है। जिस तरह से जुमे की नमाज के बाद बुलंदशहर जिले का की जो पूरी तरह से माहौल खराब हुआ था, उस पर आज 4 दिन बाद इंटरनेट सेवाएं खोल दी गई हैं। इंटरनेट इसीलिए बंद किया गया था कि जो सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट या किसी भी जरिए से कोई ऐसी पोस्ट ना पोस्ट हो जिससे कि शहर का दोबारा माहौल खराब हो। अब इंटरनेट दोबारा खोल दिया गया है, लेकिन शहर के जो ऊपरकोट इलाका है जहां ये पूरा बवाल हुआ था, वहां पूरी तरह से पुलिस ने छावनी बना रखा है और चप्पे चप्पे की निगरानी रखी जा रही है। फिलहाल बुलंदशहर के जो आवाजाही पूरी तरह से खोल दी गई है, अब किसी तरह की कोई बात नहीं। जी हिना। अली शरर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या इस सब के बीच कहीं से किसी एहतजाज की कोई खबर, या फिर वहां पर आज भी धारा 144 जो है वो नाफिज है? देखिए बिल्कुल हिना, अभी भी धारा 144 लागू है। जो बुलंदशहर की आवाम है वो अभी भी कहीं ना कहीं डरी हुई है, क्योंकि जिस तरह से जुमे की नमाज के बाद हजारों की तादाद में लोग एक साथ इकट्ठे हो गए थे, जिसके बाद बवाल मचा था, तो अभी भी जो शहर के आम नागरिक हैं वो एक डर के माहौल में हैं। लेकिन फिलहाल पुलिस का साफ तौर पे कहना है, आला अधिकारियों का, कि पूरी तरह से हमने कंट्रोल कर रखा है। सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है और डोल कैमरे से उन तमाम इलाकों की निगरानी की जा रही है जहां पर किसी तरह का बवाल हो सकता है। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है, जिस तरह से रविंद्र कुमार जिलाधिकारी बुलंदशहर लोगों से अपील कर रहे हैं, कि दरखास्त कर रहे हैं कि किसी तरह से भी कोई भड़काव में ना आए, और जो NRC या CAA है वो किसी के खिलाफ नहीं है। तमाम तरह की वो एक सोशल मीडिया पर पर्चे वायरल कर रहे हैं और शहर के जो मुख्य चौराहे हैं वहां पर बोर्ड लगाए गए जिससे लोगों को जागरूक हो सके और पता चल सके कि किसी के खिलाफ नहीं है। तो इस तरह का फिलहाल बुलंदशहर में माहौल बना हुआ है। जी।
जी अली शरर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। शहरियत कानून की मुखालफत के साथ साथ हिमायत भी देखने में आ रही है। इस कानून की तायद में दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में जलसे, जुलूस और रैलियों का इनेकाद किया जा रहा है। आज गुजरात में बीजेपी की जानिब से इस कानून की तायद में रैलियां की जा रही हैं। सूरत समेत मुख्तलिफ शहरों में बीजेपी के लीडर रैलियां करके इस बिल की अहमियत व इफादियत से लोगों को वाकिफ भी करवा रहे हैं। सीएए का कायदा आने के बाद देश भर में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, आगजनी की घटनाएं हो रही है, वैसे में गुजरात के सूरत में जिस तरह से लोग बड़ी मात्रा में ये जो सीएए का कायदा है उसके समर्थन में लोग रास्ते पे उतरे। जिस तरह से मोदी सरकार ने कायदा पास किया, उसके बाद लोगों में जागरूकता है, लोगों को इस कायदे के बारे में नॉलेज है। इसके लिए भाजपा द्वारा सूरत में एक महारैली का आयोजन किया गया था। करीबन 2000 से अधिक लोग ये रैली में जुड़े हुए, खास करके बड़ी मात्रा में महिलाएं। कोई अनिश्चनीय घटना ना बने इसके लिए पुलिस ने भी पूरे इलाके को पूरी तरह से बंदोबस्त कर लिया था। जिस तरह से ये कायदा आया उसके बाद गुजरात सहित देश भर में विरोध हो रहा था, वैसे में सूरत की ये रैली समर्थन में निकली है और लोग बड़ी मात्रा में इस रैली में जुड़े हुए हैं। कैमरामैन प्रदीप चौबे के साथ कीर्तेश पटेल, न्यूज़ 18। चुनाव हिकमत अमली के माहिर और जेडीयू के सीनियर लीडर प्रशांत किशोर ने शहरियत तरमीमी कानून के सिलसिले में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को एक मशवरा दे डाला है। प्रशांत किशोर का कहना है कि कांग्रेस के इक़्तिदार वाली तमाम रियासतों को शहरियत कानून को नाफिज करने से इनकार कर देना चाहिए। एक अहम खबर दिल्ली से दरियागंज तशद्दुद मामले से जुड़ी, जिसमें 15 मुलजिमीन में से 6 मुलजिमीन की अर्जी पर नोटिस जारी किया है। 30,000 कोर्ट ने पुलिस को ये नोटिस जारी किया है। मामले की अगली समाअत 28 दिसंबर को होना है। आपको बताएं कि शहरियत कानून के खिलाफ दरियागंज में एहतजाज हुआ था और एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया था। उसके बाद 15 मुलजिमीन में से 6 मुलजिमीन की अर्जी पर नोटिस जारी किया है। इन मुलजिमीन ने अपनी अर्जी दाखिल की थी 30,000 कोर्ट में, जिसमें पुलिस को जारी किया है ये नोटिस। मामले की अगली सुनवाई 28 दिसंबर को होना है। शहरियत कानून के खिलाफ दिल्ली के दरियागंज में जो एहतजाज था वो पुरतशद्दुद हो गया था और उसी के बाद ये तमाम कार्रवाई देखने में आई। शहरियत कानून के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला अभी भी जारी है। जामिया मिलिया इस्लामिया के तलबा आज एहतजाज करेंगे। मारूफ समाजी कारकुन योगेंद्र यादव ने इस मार्च की कॉल दी है। मंडी हाउस से जंतर मंतर तक योगेंद्र यादव ये मार्च निकालेंगे। कोलकाता से भी कुछ ऐसी ही खबरें हैं, जहां तृणमूल कांग्रेस की बड़ी रैली है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी शहरियत कानून के खिलाफ लगातार एहतजाज कर रही हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली में मौजूद हमारे साथी खुर्रम शहजाद का। खुर्रम, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर जो तलबा जमा हो रहे हैं, आज उनका क्या कुछ कहना है? कमेटी की तरफ से सबसे पहले मैं आपको यहाँ की ये तस्वीरें कॉल दी गई थी जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से। सबसे पहले मैं आपको यहाँ की ये तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से जो तलबा और तालिबात हैं वो यहाँ पर जमा होने शुरू हो गए हैं। कुछ दूर पर दिल्ली पुलिस के जवान भी तैनात हैं और एक रूट बनाया गया है। हालांकि इस तरह की खबर थी कि इस पूरे प्रोटेस्ट को इजाज़त नहीं दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह के हालात बने हैं उसमें दिल्ली पुलिस भी बैकफुट पर है और एक रूट बनाया गया है कि यहाँ से ये लोग जंतर मंतर जाएंगे। योगेंद्र यादव और दूसरे तमाम जो लीडर्स हैं वो इसमें शामिल होंगे। हालांकि जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की कॉल थी, लेकिन जो मिली जुली है प्रोटेस्ट है वो देखने को मिलेगा। यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो सारे लोग पहुँच रहे हैं और अलग अलग तरीके से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, वो किस तरह से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ हैं, किस तरह से वो एनआरसी के खिलाफ हैं। तो ये पूरी तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सारे लोग जमा होने शुरू हो गए हैं। अब जो सवाल पूछ रही थी मैं पूछ लेता हूँ, क्या कहने के लिए आप यहाँ पर आए हैं? कि गवर्नमेंट ये सीएए और एनआरसी एक्ट वापस ले, और जब तक गवर्नमेंट ये वापस नहीं लेगी हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे, हम सड़कों पे उतरते रहेंगे। प्रोटेस्ट जारी रहेगा, ये तो लगातार लड़ाई चल रही है। लेकिन अभी हमने देखा कि एनपीआर को लेकर के एक मीटिंग हो रही है, उसको लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं और ख़ास तौर से यहाँ जो आए हैं आपकी क्या मांग है?
हमारी मांग ये है कि सीएए को, जो काला कानून गवर्नमेंट ने बनाया, इसको वापस लिया जाए और जो एनपीआर है वो भी एनआरसी का ही छोटा भाई है। हम एनपीआर और एनसीआर, हम किसी चीज़ को हम मांग करते हैं गवर्नमेंट से कि एनपीआर और एनसीआर जो भी है इसको गवर्नमेंट लागू ना करे। गवर्नमेंट लागू ना करे। खालिद साहब, आप तो लगातार रहे हैं इस मूवमेंट में, क्या कहेंगे? अब पहले एनआरसी की बात हो रही थी, लेकिन अब एनपीआर ये पूरे तौर से सामने आ रहा है, अप्रैल से शुरू होने वाला है। देखिए, ये गवर्नमेंट बेचारे खुद कंफ्यूज है, इन्हें कुछ नहीं पता। इन्हें सिर्फ इतना पता है किस तरह से देश को और समाज को हिंदू मुस्लिम में बांटा जा सकता है। कल प्रधानमंत्री ने रामलीला ग्राउंड में खड़े होकर वो कर्रा झूठ बोला है कि आप अभी तक जो है ना एनआरसी की कोई बात नहीं हुई है, कोई डिस्कशन नहीं हुई। वहाँ होम मिनिस्टर संसद में खड़े होकर कह रहे हैं, पूरे झारखंड के हर चुनावी रैली में उन्होंने ये दावे करे हैं कि एनआरसी आने वाला है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इसको आप कह रहे हैं एनआरसी पर कोई चर्चा ही नहीं हुई। तो इन लोगों को खुद को नहीं पता, इन्हें खुद एनआरसी की फुल फॉर्म तक याद नहीं है इन लोगों को। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ इनका एक ही मकसद है, इन तमाम शोषों के जरिए जो है समाज को बांटना, देश को बांटना और आपस में सांप्रदायिकता इतनी बढ़ा देना। तो और इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति और कुछ नहीं है इसका। आज जो आप लोग यहाँ मार्च करने आए थे, क्योंकि सुबह में एनपीआर को लेकर के मीटिंग कॉल हुई कैबिनेट की, लेकिन यहाँ पर आप जो आए हैं, आपकी क्या मांग है, क्या आपका मुतालबा है? सिर्फ हमारी इतनी मांग है कि ये सीएए को वापस ले लें। कॉर्नर पे ही है बेटा, बिल्कुल सीएए को वापस लिया हाँ जाए। जी। सरकार की तरफ से बार बार दलील दी गई कि ये इसका भारत के जो लोग हैं उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोगों को हम नागरिकता देना चाहते हैं। किसको नागरिकता देना? कुछ लोगों को हम नागरिकता देना चाहते हैं। सरकार की तरफ से लगातार ये दलील दी गई। ये दलील दी गई है, लेकिन आप पहले देखिए सड़कों पे बेघर कितने लोग हैं। जो लोग सड़कों पे भीख मांगते हैं, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उन्हें डिटेंशन कैंप दिए जाने चाहिए, उन्हें एक अच्छी जिंदगी दी जानी चाहिए। हमें नहीं, हम अपने घर में हैं, हम खुश हैं। और इंडिया के इतने लोग जो सड़कों पर हैं, आप छोटे छोटे बच्चे दे सकते हैं जिन्हें एजुकेशन नहीं मिल रही है, जिन्हें खाने को नहीं मिल रहा है, जो आपके पास भी आते होंगे, आप उन्हें कुछ देते होंगे, उन्हें उनके लिए सरकार कुछ क्यों नहीं कर रही? उन्हें रखो ना डिटेंशन कैंप के अंदर, अगर रखना है तो उन्हें एक अच्छी जिंदगी दो। जी जी, कुछ कह रहे हैं? बाहर से जो लोग लेके आएंगे, ये लोग, उन्हें रहने के लिए घर कहाँ से देंगे? खाने के लिए खाना, काम करने के लिए रोजगार कहाँ से दिया जाएगा? तो ये हिना देख सकती हैं कि इस तरीके से ये सारे लोग हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। संविधान बचाने की बात हो रही है, दस्तूर बचाने की बात हो रही है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो निकल कर आई है कि जिस तरह से एनआरसी से जोड़कर देखा जा रहा था सीएए को, अब एनपीआर को भी एनआरसी से जोड़कर देखा जा रहा है और उसका भी विरोध, उसकी भी मुखालफत यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये तमाम तस्वीरें हैं जो मंडी हाउस से हैं। कुछ देर के बाद यहाँ से, क्योंकि 12:30 बजे से यहाँ पर मार्च की कॉल दी गई है, हालांकि पुलिस ने पूरे तौर से खुर्रम आपसे जानना चाहेंगे, योगेंद्र यादव को लगातार हम सुन रहे हैं और वो भी लगातार कहते रहे हैं कि अपना वो प्रोटेस्ट, अपना एहतजाज जारी रखेंगे। आज भी इसी तरह की खबरें आ रही हैं। बिल्कुल, इस पूरे मार्च में योगेंद्र यादव शामिल होंगे और जामिया के जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के लोग हैं, जो जामिया के लीडर्स हैं, जिस तरह से आपने देखा था कि जामिया के तलबा पर लाठी चार्ज हुआ था और उनको लाइब्रेरी में भी उनकी पिटाई की गई थी, उसको लेकर के कई तरह की मांग यहाँ पर हो रही है और यहाँ पर योगेंद्र यादव शामिल होने की हमारी पूरी खबर है। हालांकि इस पूरे एक्सरसाइज को अभी तक नॉर्मल रखने की कोशिश की गई है, और लेकिन इसी के साथ साथ जो अहम बात निकलकर सामने आ रही है कि एनपीआर को लेकर के भी यहाँ पर मुखालफत में आवाजें हैं, वो यहाँ पर भरपूर अंदाज में यहाँ पर उभरती हुई दिखाई दे रही हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको कुछ दिल्ली पुलिस के जवानों की कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा तादाद में तो नहीं, लेकिन थोड़ी तादाद में ज़रूर यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ के नुक्ता नज़र से, सिक्योरिटी के नुक्ता नज़र से यहाँ पर जवानों को रखा गया है। तो अभी कोई टकराव की फ़िलहाल सूरत नज़र नहीं आ रही है। जो और देखा जाए तो इससे पहले ब्लॉक कर दिया जाता था रास्ता, दफ़ा 144 नाफिज कर दी जाती थी, तो अभी यहाँ पर दफ़ा 144 भी नाफिज नहीं की गई है। तो अभी तक तो ये है कि यहाँ से ये मार्च होगा और आवाज़ उठाकर सरकार के सामने जो दलील दी जानी है, जो कहना है, वो कहा जाएगा। तो ये सारे लोग हैं, तो जो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे क्या ये जो तलबा और तालिबात हैं, इनके साथ मकामी लोग भी शामिल हैं? क्योंकि हम लगातार ये देख रहे हैं कि जो भी एहतजाज हो रहा है उसमें मकामी लोगों की भी बड़ी तादाद शामिल हो रही है। इस वक्त का मंजरनामा जानना चाहेंगे।
मेरे साथ इस प्रोटेस्ट के एक तरह से कहना चाहिए ऑर्गेनाइजर की सूरत में है, क्योंकि जामिया के जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें भी खालिद सैफी साहब शामिल रहे थे। इस पूरे प्रोटेस्ट में जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी कॉल है, लेकिन शामिल होने वाले में कौन कौन से जो संगठन हैं या लोग हैं या आम लोग हैं वो शामिल होने वाले हैं? देखिए, ब्रॉडर लेवल पे आप लोग ये समझ लीजिए, ये जो सीए के खिलाफ ये कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रही, पूरे देश भर का एक आंदोलन है, एक पूरा व्यापी आंदोलन है जो अभी थोड़े दिनों में पूरी तरह संगठित होकर केंद्रित हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो लोग आपस में जुड़ते जा रहे हैं, जितने भी संगठन हैं, मानवाधिकार संगठन हो, सामाजिक सेवी संगठन हो, स्टूडेंट्स के संगठन हो, और तमाम लोग इसमें जुड़ते जा रहे हैं। ओरिजिनल कॉल इसमें जो है ना जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी था, एलुमनाई ने भी कॉल दिया था, जेटीए ने भी कॉल दिया था, सारे लोगों ने कॉल दिया था। आप कहाँ से आए हैं इस पूरे प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए? मैं दिल्ली यमुना विहार से आया हूँ। अच्छा, क्या आप भी तालिब इल्म हैं और क्या कहने के लिए आए हैं यहाँ पर? नहीं, मैं तालिब इल्म नहीं, मैं सिविलियन हूँ एक, लेकिन मैं अपनी बात कहने के लिए आया हूँ कि जिस तरह मेरे पोस्टर में आप देखेंगे लिखा हुआ है हिंदुस्तान किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसी तरह मैं भी अपनी बात कहना हूँ कि हिंदुस्तान किसी के बाप की पनौती नहीं, तो वो नहीं है ये, और हम अपना पीसफुल प्रोटेस्ट करने आए हैं, वो करेंगे। आप कहाँ से आए हैं और क्या कहने आए हैं? सर, मैं बेसिकली सहारनपुर यूपी से आया हूँ। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो बिल लाया गया है, ये जो एक्ट बना दिया गया है CAA, उसको बिल्कुल वापस ले जाए, और जो NRC है उसके बारे में सोचना ही बंद करना चाहिए गवर्नमेंट। तो ये सोचना बंद करने, तो आप देख सकती हैं कि किस तरीके से जो आम लोग हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है। लेकिन इसी के साथ साथ पर हमारी भी नजर जो है वो बनी रहेगी। आगे बुलेटिन में भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका और आपके साथ जो तमाम लोग थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि खुर्रम से लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे कि आज जो एहतजाज है उसकी क्या सूरत हाल रहेगी। एक और अहम खबर, जादवपुर यूनिवर्सिटी के तलबा ने एक बार फिर गवर्नर का रास्ता रोक लिया। एहतजाजी तलबा ने गवर्नर के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजी तलबा ने गवर्नर को स्याह झंडे भी दिखाए। गवर्नर यूनिवर्सिटी के अहाते में जाने की कोशिश कर रहे थे, मगर तलबा ने गवर्नर को अंदर नहीं जाने दिया। Kind of lawlessness. University authorities have to be little more. Can you listen to me rather than asking? Why don't you report? There is not a single student here. 30 people are holding hostage. Such an important program can't be held. It's a shame on the university management that they can't control their own employees. They have a whole host of rules to control them. They have a security system here. Not a single student is here. How can such a solemn occasion be so held? I am shocked and surprised that university administration is absolutely doing nothing at all. They must have control on their employees. They can visit employees with actions. We cannot allow such a system to be there. There cannot be complete lawlessness. There is a total collapse of rule of law. I am surprised why university is having such a security system. Why university can't control its employees? The students are waiting, the chancellor is waiting. No one is taking any action. It's a situation unheard of. झारखंड में हुकूमत साजी की सरगर्मियां तेज हैं। अब से कुछ ही देर बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के नौमुंतखब अरकान असेंबली की मीटिंग है। मीटिंग की सदारत JMM सरबराह शिबू सोरेन करेंगे। मीटिंग में हेमंत सोरेन को लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर मुंतखब किया जाएगा। JMM की मीटिंग के बाद आज ही अजीम इत्तेहाद की भी मीटिंग होना है। इसके बाद हेमंत सोरेन राजभवन जाकर हुकूमत साजी का अपना दावा पेश करेंगे। बताया जाता है कि हेमंत सोरेन दिल्ली भी जाएंगे। सोनिया गांधी से वो वहाँ मुलाकात करने वाले हैं। झारखंड में JMM, कांग्रेस और RJD इत्तेहाद को शानदार कामयाबी मिली है। 81 रुकनी ऐवान में इत्तेहाद को 47 सीटें हासिल हुई हैं। जीत का जश्न जारी है। ज़राए के मुताबिक हेमंत सोरेन 28 दिसंबर को हलफ भी ले सकते हैं। हेमंत सोरेन आज गवर्नर से भी मुलाकात कर सकते हैं। वाज़ेह है कि हेमंत सोरेन 2013 में मुख्तसर से अरसे के लिए झारखंड के वज़ीर आला रह चुके हैं। महाराष्ट्र में 30 दिसंबर को उद्धव ठाकरे की कैबिनेट में तौसी की जा सकती है। बताया जा रहा है कि 30 दिसंबर को शिवसेना और NCP के 10-10 अरकान असेंबली वजारत का हलफ लेंगे। बताया जाता था महाराष्ट्र में आज काबीना की तौसी होनी थी, मगर अब ये 30 दिसंबर को हो सकती है।
बीजेपी से बगावत करके जमशेदपुर मशरक से वज़ीर आला रघुवर दास के खिलाफ मैदान में उतरने वाले सरयू राय ने जीत दर्ज करने के बाद न्यूज़ 18 से बात की और कहा कि उन्होंने इंतखाबात अवाम के मुद्दे पर लड़ा और अवाम ने उन पर एतमाद भी जाहिर किया। पूरी क्षेत्र की जनता ने अपने मुद्दों तक ही मुझे सीमित कर दिया था। इस चुनाव में मुद्दे जनता के थे, चाहे 86 बस्तियों का हो या रोजगार का, उद्योग धंधों की हालत खराब होने का हो या भय आतंक के वातावरण बनने का हो। इन 3 मुद्दों पर जनता ने मुझे विवश किया था कि मैं इनके मुद्दों के साथ रहूं और मैंने कहा भी था कि मैंने अपने मुद्दों को दरकिनार किया, आपके मुद्दों को ही मैं प्राथमिकता दे रहा हूं और इन मुद्दों का समाधान करना कोई आसान काम नहीं है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा इसमें, प्रधानमंत्री से लेकर जो नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हैं उन तक हस्तक्षेप की बात करके मैं ईमानदारी पूर्वक इनके जनता को, यहाँ की जनता की समस्याओं का समाधान नियम कानून संविधान की परिधि में जो संभव है वह कराने का प्रयास करूंगा। मतलब ये उम्मीद करे लोग कि 86 बस्ती को मालिकाना हक मिलेगा, आप हमेशा उसकी बात भी उठाते हैं। नहीं, मैंने तो कहा है कानून बनाकर किया जा सकता है, इसके लिए कानून बनाया जाए, मेरा प्रयास रहेगा। सरकार बनी है, मैं सरकार को बताऊंगा, समझाऊंगा कि ये कानून बनना चाहिए। प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में अगर दिल्ली की 1731 बस्तियों के लिए कानून बना सकते हैं और कल उसके लिए धन्यवाद लेने के लिए बड़ा प्रोग्राम आयोजित कर सकते हैं, तो यहाँ के मुख्यमंत्री भी धन्यवाद ले लें। केवल जमशेदपुर का ही मामला नहीं है, पूरे राज्य भर का ये मामला है। सोच समझकर एक हमको कानून बनाना चाहिए जिससे लोग वर्षों से जिस घर में रह रहे हैं, अपने खून पसीने की कमाई से एक छत खड़ा किया है, उस छत पर उनका पूरा अधिकार हो जाए। मेरा ये पूरा ही प्रयास रहेगा। मुझे किसी भी हद तक, जिस हद तक जाना पड़ेगा इसके लिए, मैं उस हद तक जाऊंगा। शहरियत कानून और एनआरसी पर जारी एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान आज मरकजी काबीना की अहम मीटिंग होना है। ज़राए के मुताबिक इस अहम मीटिंग में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट करने के लिए फंड अलॉट करने का फैसला लिया जा सकता है। एनपीआर को अपडेट करने का अमल आइंदा बरस 1 अप्रैल से शुरू होना है। एनपीआर अपडेटिंग के अमल में आसाम को शामिल नहीं किया गया है। आसाम को छोड़कर मुल्क की दीगर रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में ये अमल अप्रैल से सितंबर के बीच जारी रहेगा। इस अमल के तहत आम शहरियों की गिनती की जाएगी। एनपीआर के तहत आम शहरी से मुराद ऐसा शख्स है जो कि किसी इलाके में 6 महीने या उससे ज़ायद अरसे से रह रहा हो या फिर आइंदा 6 महीने या उससे ज़्यादा इस इलाके में क़याम का उसका इरादा हो। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने शहरियत कानून और एनआरसी मामले पर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कौम को धोखा दे रहे हैं। उन्होंने पीएम से सवाल किया कि आखिर वो झूठ क्यों बोल रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि क्या पीएम मोदी सच बोल रहे हैं या फिर अमित शाह झूठ बोल रहे हैं। ओवैसी ने यह भी कहा कि एक जगह पीएम मोदी एक बात करते हैं, दूसरी जगह दूसरी बात करते हैं। ओवैसी ने शहरियत तरमीम कानून की मुखालफत करते हुए कहा कि ये मुल्क के आइन के खिलाफ है, इससे मुल्क के आइन को खतरा है। बारामूला पुलिस ने जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले से ताल्लुक़ रखने वाले 5 नौजवानों को बचाया है। ये नौजवान बारामूला जिले के उड़ी इलाके से सरहद पार करने का इरादा रखते थे। एसएसपी बारामूला अब्दुल क़य्यूम ने कहा कि 14 से 19 साल की उम्र के ये नौजवान 20 दिसंबर को उड़ी टाउन के एक होटल में देखे गए। पुलिस ने इनसे पूछताछ की। इनके इरादे जानने के बाद पुलिस ने इनकी मुनासिब काउंसलिंग की, इनकी रहनुमाई की। बाद में इन नौजवानों को वालिदैन के हवाले कर दिया गया। एसएसपी बारामूला ने कहा कि पुलिस ने इन नौजवानों के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया है क्योंकि इससे इनका मुस्तकबिल दांव पर लग सकता था। इन नौजवानों को इस इक़दाम के लिए उकसाने वाले अहम साजिशी की शिनाख्त नौमान के तौर पर की गई है।
नौमान अभी मफरूर है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। इन नौजवानों के वालिदैन ने कहा है कि ट्यूशन सेंटर जाने का बहाना बनाकर ये नौजवान अपने घरों से निकले थे, लेकिन जब वो वापस नहीं लौटे तो पुलवामा पुलिस स्टेशन में उनके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। तो आप भी देखिए ये बातचीत। मुझे इजाजत दें, आदाब। इस राह पर इसलिए निकली, ये हमारी गलत, सबसे पहले तो ये हमारी बचपना था और हमारी गलत फहमी थी, इसलिए हम इस रास्ते पर निकले। और हम तो ये अपना फ्यूचर ख़राब करना चाहते थे हमने, और पुलिस ने हमको ये सलाह दी कि आप अपना फ्यूचर बनाइए और नए सिरे से अपनी ज़िंदगी तामीर करिए और अपने माँ बाप की खिदमत करिए, यही आपके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है। तो आगे क्या रहेगा आपकी ज़िंदगी में? सर आगे मैं जब मैं घर जाऊँगा, पहले तो मैं अपना एडमिशन करूँगा और बाद में अपनी ज़िंदगी तामीर करूँगा। और मेरा मकसद है मैं नीट क्वालिफाई करके अपनी ज़िंदगी नए सिरे से तामीर करूँगा। बाकी नौजवानों को मैं यही सलाह देना चाहता हूँ कि वो अपना फ्यूचर बनाए, ऐसे इन घटिया बातों में अपना वक्त बर्बाद और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद न करें। बना जाना कसम इंसान मे ज़ बज खाली ज़ बज हज बृहस्पति सुबह द्रोमुत मे निश 9:30 अद क्या लज पता यह रात वह शुक्रगुजार पुलिस महकमे अल्लाह ताला करना रहम। सरसरी जब इनसे पूछताछ की तो पता चला कि ये 5 लड़के यहाँ से निकले थे पाकिस्तान के लिए। जो इन्फॉर्मेशन हमसे इनसे मिली कि इनका एक और दोस्त था वहाँ पे जिसने इनको मोटिवेट किया था कि हम पार चले जाएंगे, हम LOC क्रॉस करेंगे। तो जो वो लड़का था जो मेन कॉन्स्पिरेटर था जिसकी शय पे ये सारे निकले थे, जो इनका टाइम प्रपोज किया था उन्होंने इसे 2 दिन पहले का 18 तारीख के आसपास का इनका बेसिक प्लान था निकलने का, लेकिन वो 18 तारीख, 19 तारीख और 20 की तारीख को भी इनके पास नहीं आया। फिर उन्होंने डिसाइड किया अगर शायद उसको अब नहीं आना, अब हम खुद ही चलेंगे कैसे? तो इनमें से एक लड़का नासिर तजम्मुल इस्लाम, जिसके पास एक ऑक्सफोर्ड का एटलस है, उसने बोला कि मैंने एटलस पढ़ा है, दरिया जहलिम के साथ चलेंगे तो हम पाकिस्तान पहुँच जाएंगे। तो यही रूट उन्हें अडॉप्ट किया विदाउट एनी गाइड, क्योंकि आगे वो एरिया शुरू होता है जहाँ से विदाउट पास कोई सिविलियन नहीं जा सकता है। क्योंकि इनका एज ग्रुप बहुत कम है, 14 ईयर्स 15 ईयर्स मेजॉरिटी, एक्सेप्ट वन बॉय जो 19 ईयर्स का है। इनकी हमने काउंसलिंग यहाँ शुरू की कि वी डोंट वांट देम इम्प्लिकेट करना ऐसे नॉर्मल बच्चे को। अगर हम अभी 14 साल का बच्चा है, एज पर लॉ हमें इसको जुवेनाइल होम में भेजना है, अंडर रिमांड लेना है, लेकिन इनके फ्यूचर को सामने रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए हमने ये सोचा, तो हमने अपने हायर अप्स को भी इसमें कॉन्फिडेंस में लिया कि इन बच्चों को हम एक मौका देंगे सुधरने का। अभी ये बिल्कुल ऐसा कच्चा जहन है, अगर ये अभी गलत राह पे चल गए तो ये आगे बनकर एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी, एक बोझ बन जाएगी समाज पे। इसी को दिमाग में रखते हुए, समझ में रखते हुए हमने यही डिसीजन लिया कि इनको हम पेरेंट्स के हवाले करेंगे, सो डैट कि इनको जो